सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं प्रदीप चतुर्वेदी एक बार फिर नए सेशन में आपके साथ हाजिर हूं। प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था परमाणु की संरचना के बारे में और परमाणु की संरचना स्टार्ट की थी हमने फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि प्राचीन मत क्या थे। सो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि प्राचीन मत क्या थे। उसके बाद हमने पढ़ा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद हमें केवल यह पता चला कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, इसके अंदर क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी और लगभग 80 वर्षों तक यही सिद्धांत चलता रहा। दुनिया यही जानती रही कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो है वो परमाणु है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कौन कौन से पार्टिकल हैं, इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। सो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, क्योंकि सबसे पहले परमाणु के अंदर का अगर कोई पार्टिकल पता चला, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो जिससे मिलकर परमाणु बनता है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने परमाणु से संबंधित थ्योरीज को ही पूरा बदल दिया। सो आइए मेरे साथ आप बढ़ते हैं परमाणु की संरचना की अगली यात्रा में, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इससे संबंधित एक थोड़ी सी कहानी है कि उस समय सर विलियम क्रुक्स 1879 में सर विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक थे जो ये अध्ययन कर रहे थे कि क्या गैसों में करंट का फ्लो हो सकता है। तो उस अध्ययन के दौरान ही खोज हुई इलेक्ट्रॉन की। कैसे, आइए देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब यानी ग्लास की ट्यूब, ये ग्लास की एक ट्यूब ली। इस ग्लास की ट्यूब में दो साइड दो इलेक्ट्रॉन लगाए, एक साइड नेगेटिवली चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज जिस पे रहता है वो कैथोड, और एक साइड एनोड यानी जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन्होंने इसमें हाई वोल्टेज यानी उच्च वोल्टेज का करंट प्रवाहित करने की भी व्यवस्था रखी और इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपरी वाले भाग में एक नली लगाई जिससे वैक्यूम पंप जुड़ा होता है। इसका काम यह था कि जब जरूरत पड़े हम इसमें उपस्थित एयर की डेंसिटी को यानी एयर के दाब को कम ज्यादा कर सकें। अगर मान लीजिए उन्हें इसके दाब को कम करना हो तो यह वैक्यूम पंप इसमें से एयर को ऊपर खींच लेगा और इसमें एयर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सो एक ऐसे एपरेटस में वो स्टडी कर रहे थे और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यहां से उच्च वोल्टेज का करंट, कितना, लगभग 10,000 वोल्ट का करंट इसमें फ्लो किया। 10,000 वोल्ट के करंट फ्लो करने के बाद जब इन्होंने देखा कि क्या इसमें विद्युत का प्रवाह हुआ, तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया कि इसका जो एयर यानी हवा का कंसंट्रेशन था, वायुमंडलीय दाब जो जिसको बोलते हैं एयर प्रेशर था, उसको कम किया और यहां से वैक्यूम से यहां से एयर ऊपर निकाल ली। यहां कितना कम किया वायु दाब, यहां पे किया लगभग 0.01 mm मिलीमीटर, जिसको हम अभी नॉर्मल वायुमंडलीय दाब लगभग 760 mmHg होता है और इन्होंने उसको किया 0.01 mm, बहुत कम कर दिया। यानी यहां लगभग वायु नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, बहुत कम वायु है। ऐसी स्थिति में जब इन्होंने 10,000 वोल्ट का करंट इस पर प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि यहां से कुछ किरणें इस ओर जा रही, लेकिन ये किरणें अदृश्य थी तो फिर दिखाई कैसे दे रही थी, पता कैसे चला। उन्होंने देखा कि यहां जो पीछे ये ग्लास है इस पे कुछ हल्का हरे कलर का कुछ ऐसा प्रतिदीप्ति यानी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हल्के हरे कलर का कुछ चमक दिखाई दे रही है। सो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ यहां से फ्लो तो हो रहा है। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि इसमें छोटे छोटे होल कर दिए, ये जो यहां पे एनोड लगा था इसमें होल कर दिए, जिससे कि ये जो किरणें थी इनमें से पास होके जाने लगी। और पीछे एक यहां पे उन्होंने जिंक सल्फाइड का ZnS का एक स्क्रीन यानी लेप कर दिया। अब ये किरणें जाके जब उस स्क्रीन से यानी कि उस जिंक सल्फाइड के लेप से टकराई तो एक
फ्लोरेसेंस, एक फ्लोरेसेंस यानी कि हल्की चमक जहां जहां ये टकराई थी वहां प्रदीप्त होने लगी, जिससे ये सिद्ध हो गया कि यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं और इस ओर जा रही हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी इसलिए इन किरणों को कहा गया कैथोड किरणें। ये कैथोड किरणें इस ओर से इस ओर जा रही थी, यानी यहां से जब यहां जा रही थी तो इन्होंने कहा कि इन पे कौन सा चार्ज हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही हैं, यानी कि इन पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव यहां पे है और पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, तो ऐसा माना गया कि हो सकता है इन पे नेगेटिव चार्ज हो। इस समय तक उन्होंने इतना ही जाना कि यहां से यहां तक किरणें जा रही और इन किरणों को कहा कैथोड किरणें। अब हम देखते हैं कि इन किरणों के ऐसे कौन कौन से लक्षण थे जिनको देखकर यह सुनिश्चित किया गया कि कैथोड किरणों के कौन कौन से गुण होते हैं और उन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो आइए जानते हैं कैथोड किरणों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण। सबसे पहला इनका लक्षण है कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। ये उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, जैसे यहां से इस ओर यानी कि कैथोड से एनोड की ओर किरणें जा रही थी, बीच में उन्होंने इस जगह पे एक कोई ऑब्जेक्ट यानी कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक किरणों की पड़ने के बाद इसकी परछाई पीछे बन गई, जैसे मान लीजिए इसकी परछाई पीछे बन गई, इसकी परछाई इसके जस्ट पीछे बनी, जिससे सिद्ध हो गया कि भाई अगर ये तिरछी जा रही होती तो इसकी परछाई इसके जस्ट पीछे नहीं बनती, इसकी परछाई ऊपर या नीचे बनती, लेकिन इसकी परछाई जस्ट इसके पीछे बनी। इससे सिद्ध हो गया कि ये किरणें इस ओर से इस ओर जा रही हैं, यानी कि ये सीधी रेखा में ही गमन कर रही हैं। तो कैथोड किरणों का एक लक्षण हो गया, ये सीधी रेखा में गमन करती, ये ऋणात्मक प्रकृति की होती है। ऋणात्मक प्रकृति के लिए इन्होंने वैसे तो पहले भी ये सिद्ध हो गया था कि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट की ओर जा रही हैं तो ऋणात्मक होती हैं। इसको कंफर्म उन्होंने किया यहाँ पे कुछ प्लेट लगा के, यानी कि कम वोल्ट का करंट प्रवाहित किया, जिसमें यहाँ पे था एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इन्होंने ये करंट फ्लो किया तो इन्होंने देखा कि ये किरणें इस ओर मुड़ जाती हैं। इस ओर मुड़ने का तात्पर्य ये है कि जरूर इनके ऊपर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि ये किरणें किस प्रकार की हैं, ऋणात्मक प्रकृति हैं, तभी तो ये धनात्मक भाग की ओर मुड़ गई, इस चार्ज की ओर मुड़ गई जो धनात्मक होता है। ये हो गई धनात्मक, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। अगर इन पर कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, मान लीजिए ये किरणें ऐसी फ्लो हो रही थी और इनके ऊपर कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव होता है और उस ओर मुड़ती हैं जिस ओर से ये कंफर्म होता है कि ये ऋणात्मक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं ये। फिर अगला होता है ये छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बीच में जैसे ये किरणें यहाँ पे जा रही थी तो इसके बीच में एक छोटा सा पहिया ऐसा छोटा सा पहिया लगा दिया, जिससे जब ये किरणें इस पहिए से टकराई तो ये पहिया घूमने लगा। बहुत छोटा सा पहिया था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा और आसानी से घूमने वाला। तो जब ये किरणें इससे टकराई तो ये घूमने लगा, जिससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो किरणें जो टकरा रही हैं ये कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में है, छोटे छोटे कणों के रूप में है, तभी तो ये इसकी बौछार होने के कारण ये पहिया घूमने लगा। ये हो गया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगर इसके सामने बहुत ही पतली एक एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दी जाए तो ये उसको गर्म कर देती है, यानी कि इनमें ऊष्मा होती है, ऊष्मीय प्रभाव छोड़ती हैं, उस ये फॉइल को या मेटल की प्लेट को गर्म कर देती हैं। दूसरा, इनमें भेदन क्षमता भी होती है। अगर ये बहुत पतली है, ये धातु की परत या एल्यूमिनियम की फॉइल बहुत पतली है तो इसको पेनिट्रेट करके इसके पार भी चली जाती है। ये उसको गर्म भी करती है और अगर बहुत पतली परत है
तो उसको पेनिट्रेट भी कर देते हैं, भेद देते हैं और उसके पार चले जाते हैं। सो एक तो हो गया ये गैसों का आयनीकरण करती हैं। होता क्या है कि मान लीजिए इसमें कोई गैस है और इस गैस के पार्टिकल्स भी होंगे, डेफिनेटली परमाणु होंगे। सो जब ये नेगेटिवली चार्ज किरणें आएंगी सो ये इलेक्ट्रॉन से इसको चार्ज कर देंगी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो यहां अंदर इसमें ऑलरेडी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये बाहर निकाल देंगे, तो इनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो इनके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसी स्थिति में जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो ये गैसों का आयनीकरण कर देती हैं, यानी कि गैसों को आयन में बदल देती हैं। सो इससे और कंफर्म होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अगर ये इमीडिएट उत्पन्न होने वाली मतलब हाई वोल्टेज देने के बाद जो कैथोड किरणें उत्पन्न हो रही हैं, इन किरणों को टंगस्टन जैसी धातु से टकराया जाए तो इस धातु से टकराने के बाद ये एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। सो ये कुछ इनके मुख्य लक्षण थे जिससे ये सिद्ध हो गया कि ये किरणें नेगेटिव होती हैं, ये किरणें पॉजिटिव की ओर जा रही हैं, तो ये इनमें ऋणात्मक प्रकृति होती है। और फिर इन्हीं को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे खोज हुई कैथोड किरणों की। कैथोड किरणों की खोज के लिए सबसे पहले प्रयास किया था विलियम क्रुक्स ने, जो कि प्रयास कर रहे थे गैसों में विद्युत के प्रवाह का। फिर इसी पे काम किया सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने फिर इनको कैथोड किरणें कहा और इलेक्ट्रॉन नाम दिया इसे स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने 1891 में इन्हें फिर इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। सो ये थी इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कि कैथोड किरणों की खोज। सो यहां पे ये चैप्टर लगभग फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, इन पे हमें पता चल गया कि ये नेगेटिवली चार्ज किरणें हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पता चल गया। लेकिन इन पे चार्ज कितना है ये पता नहीं चला, इसका मास कितना है ये पता नहीं चला, इनका कितना द्रव्यमान है ये पता नहीं चला। सो इसके लिए इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो निकाला सर जे थॉमसन ने। सो अब हम बात करेंगे कैथोड किरणें यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास का रेशियो कैसे निकाला गया। सो इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ऐसे एक कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज देके कैथोड एनोड को जोड़ के उन्होंने ये कैथोड किरणों को उत्पन्न किया। ये कैथोड किरणें एक स्लिट, इसमें एनोड के बीच में एक स्लिट लगा दिया, ये छिद्र कर दिया जिससे ये इस साइड जा रही हैं, यानी सीधी रेखा में गमन करती हैं तो इधर ही जाएंगी, और ये सामने इस जगह पे बी पे आके अटैक कर रही है, यानी बी पे आके इकट्ठी हो रही है। यहां पे मैं देखता हूं उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया, ऊपर और नीचे, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। अगर इस पे विद्युत क्षेत्र लगेगा तो फिर ये नेगेटिव, चूंकि ये किरणें कैसी हैं नेगेटिव, इन पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, सो ये किसकी ओर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की ओर। सो ये किरणें फिर हल्की सी अपनी सीधी रेखा से मुड़कर इस ओर चली जाती हैं और ये ए की ओर मुड़ जाती हैं। अभी हमें ये सीधी जा रही थी बी की ओर, लेकिन अगर इसी प्रोसेस में हम इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित होती हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा। सो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण ये इस ओर यानी कि नीचे की ओर चुंबक की ओर विस्थापित हो जाती है। यानी अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो ये विद्युत क्षेत्र की ओर, विपरीत विद्युत क्षेत्र की ओर मुड़ जाती हैं, और अगर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा इन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा ये पॉजिटिव की ओर मुड़ रही है। सो उन्होंने इन दोनों को इस प्रकार से एडजस्ट किया, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से एडजस्ट किया। जैसे मान लीजिए इस यहां कोई व्यक्ति है, ये एक कोई ऊपर खींच रहा है, एक कोई नीचे खींच रहा है। सो बीच में दोनों का बल अगर ऐसा हो जाए कि दोनों पे बराबर बल लगे तो ये यहां का यही व्यक्ति रह जाएगा। तो उन्होंने भी यही किया कि चुंबकीय क्षेत्र भी इतना लगाया और
विद्युत क्षेत्र भी इतना लगाया कि अब ये किरणें इधर और इधर ना जाकर सीधी चली जाएं। इससे पता चल गया कि इन किरणों या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना विद्युत प्रभाव, विद्युत क्षेत्र और कितना चुंबकीय प्रभाव लगाया जाए जिससे कि ये अपनी बिल्कुल सही दिशा में फिर से आ जाए। और इसी से निकाला उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो। इसी को बोलते हैं चार्ज और मास रेशियो। चार्ज और मास रेशियो इसलिए कि इससे चार्ज तो पता चल गया, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर किसी मटेरियल का मास ज्यादा होता है तो फिर वो आसानी से विचलित नहीं होता, फिर उनको ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, वेट बढ़ जाएगा तो इतनी आसानी से ऊपर नीचे नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर चार्ज ज्यादा है तो फिर वो बहुत जल्दी डेविएट होगा, बिल्कुल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो धनात्मक भाग की ओर तो जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। ऐसे इस प्रोसेस से उन्होंने जाना इलेक्ट्रॉन और मास का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो, जो कि आया था 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, C पर ग्राम। ये निकाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो, यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, ये निकाला। यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी ये चार्ज और मास का रेशियो निकला, चार्ज और मास अलग से नहीं निकला। इसके बाद फिर इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब ये पता चल गया, एक मिलिकन की ऑयल ड्रॉप थ्योरी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस ऑयल ड्रॉप थ्योरी के बाद मिलिकन ने पता किया था कि चार्ज कितना है, यानी कि आवेश की वैल्यू कितनी है। तेल बूंद सिद्धांत के द्वारा मिलिकन ने निकाल लिया इसका आवेश, यानी चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है, और वो निकला 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पहले तो हमें जे थॉमसन ने बता दिया क्या, चार्ज और मास का रेशियो जो इतना आया। फिर हमें ऑयल ड्रॉप थ्योरी के बाद मिलिकन ने बता दिया ये चार्ज। हमें अगर चार्ज पता चल गया और चार्ज और मास का रेशियो पता चल गया तो हम मास इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। 1.602 या 1.60 ही ले लेते हैं। 1.60 इंटू 10⁻⁻19, इसको हम अगर डिवाइड कर दें 1.67 इंटू 10⁸ से, तो ये रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, ये आ गया ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻⁻28। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इन सारी खोजों के बाद क्या क्या पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास का रेशियो क्या है, फिर इसके बाद ऑयल ड्रॉप थ्योरी से पता चल गया उसका चार्ज क्या है, और बाद में इससे फिर थॉमसन ने निकाल लिया। जब ये पता चल गया तो थॉमसन ने उसका मास भी निकाल लिया। आज के सेशन में हमने लगभग इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी ले ली है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी जानना जरूरी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनोड किरणों की, यानी कि प्रोटॉन की। तब तक के लिए नमस्कार।